है। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में इनके पूछे जाने की काफ़ी संभावना है, इसलिए इन प्रश्नों को आप लोग अच्छे से देखिए, समझिए और इनको याद कर लीजिए ताकि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपका स्कोर बेहतर हो सके और इससे आप लाभान्वित हो सकें। चलिए देखते हैं आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, लाइट हाउस इनिशिएटिव LHI निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा कमीशन किया गया है? तो इसे किस मंत्रालय द्वारा कमीशन किया गया है? इसको कमीशन किया गया है किसके द्वारा? पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा इसको कमीशन किया गया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई लाइट हाउस पहल LHI को पहले चरण में 15 राज्यों की 75 ग्राम पंचायतों के गाँव में PPP के माध्यम से लागू किया जाना सुनिश्चित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हर स्टार्ट HER हर START हर स्टार्ट पहल सुर्खियों में रही, यह किससे संबंधित है? और हर स्टार्ट पहल किससे संबंधित है? वंचित बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने से, महिलाओं में मासिक धर्म से संबंधित भ्रांतियों को दूर करने से, महिलाओं की उद्यमिता को बढ़ावा देने से या फिर विकलांग महिलाओं के कल्याण से। ये किससे संबंधित? हर स्टार्ट ये पहल संबंधित है किससे है? महिला जो है इनकी उद्यमिता को बढ़ावा देने से है, महिलाओं की उद्यमिता को बढ़ावा देने से संबंधित है। व्याख्या क्या है इसकी व्याख्या, महिला उद्यमियों के लिए अहमदाबाद स्थित गुजरात यूनिवर्सिटी ने हर स्टार्ट नाम से एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म बनाया है। यह गुजरात राज्य सरकार, केंद्र सरकार और संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष, जिसे यूनिसेफ कहते हैं, के द्वारा समर्थित है। इसे बनाने का उद्देश्य महिला उद्यमियों के इनोवेशन को बढ़ावा देना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 अक्टूबर 2022 को अहमदाबाद में इस स्टार्टअप मंच को लॉन्च किया था। इस स्टार्टअप मंच से महिला एंटरप्रेन्योर्स को अपना काम शुरू करने में सहायता तो मिलेगी ही, साथ ही यह प्लेटफॉर्म सरकारी और प्राइवेट एंटरप्राइजेस से महिला उद्यमियों को जोड़ने में भी मदद करेगा। अगला प्रश्न है, साल 1944 का शिकागो संधि जो कि अभी सुर्खियों में है, किससे संबंधित है? इसका संबंध किससे है? सिविल एविएशन से है। क्या है व्याख्या, क्या है इसकी देखते हैं। 1944 में दुनिया के कई देशों ने मिलकर एयर ट्रैफिक मूवमेंट को लेकर एक संधि की, जिसे शिकागो संधि कहा गया। शिकागो संधि के बाद 4 अप्रैल 1947 को इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत हुई, जो कि संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है। ICAO एयर ट्रैफिक से संबंधित नियम कानून बनाने का काम करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बड़े राज्यों की श्रेणी में को हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 पुरस्कार में पहला स्थान मिला है? 4 विकल्प हैं। हरियाणा है पहला, मध्य प्रदेश है दूसरा, है हिमाचल प्रदेश और तीसरा है तेलंगाना। इनमें से किसे मिला है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 पुरस्कार में? तेलंगाना ने पहला स्थान हासिल किया है। किसने किया है? तेलंगाना ने। व्याख्या क्या है, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 पुरस्कार में तेलंगाना ने पहला स्थान हासिल किया है, वहीं दूसरे स्थान पर हरियाणा और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु। छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार ने पहला स्थान हासिल किया है। इसके बाद में दादरा और नागर हवेली तथा दमन एवं दीव और सिक्किम ने दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक EPI किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये EPI किसके द्वारा जारी किया जाता है? EPI को जारी करती है प्रत्येक 2 वार्षिक उस पर जारी किया जाता है। और इसे कौन जारी करेगा? विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करता है। EPI एक द्विवार्षिक सूचकांक है, जिसे 2002 में पर्यावरण स्थिरता सूचकांक के रूप में शुरू किया गया था। EPI विश्व आर्थिक मंच द्वारा पर्यावरण कानून और नीति के लिए
येल केंद्र और अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान सूचना नेटवर्क के लिए कोलंबिया विश्वविद्यालय केंद्र के सहयोग से प्रकाशित किया जाता है। हाल ही में आईपीसी की धारा 354C सुर्खियों में है। यह किससे संबंधित है? आईपीसी की धारा 354C किसी महिला की लज्जा भंग से संबंधित है। इसका संबंध है किसी भी महिला की लज्जा भंग से इसका संबंध है। क्या है व्याख्या इसके? पंजाब के मोहाली स्थित चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के गर्ल्स हॉस्टल से छात्राओं के निजी वीडियो वायरल किए जाने की घटना सामने आई। इससे आईपीसी की धारा जो है 354C और आईटी एक्ट की धारा 66E के तहत कई मामलों में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसी मामले में अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में किसके लिए वाइट लिस्ट तैयार करने का निर्णय लिया है? शेल कंपनी, अवैध लोन ऐप, एनबीएफसी या फिर मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले। तो इनमें से जो वाइट लिस्ट है वो तैयार किसके लिए की है? ये तैयार की है भारतीय रिजर्व बैंक ने और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। इसको क्या किया है? वाइट लिस्ट को एक ऐप है, ठीक है, स्टोर होस्ट किए जाएंगे और वही होंगे जो कि फर्जी नहीं है। तो 15 सितंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में अवैध लोन ऐप से संबंधित मुद्दों पर एक उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया था। व्याख्या क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक सभी कानूनी ऐप्स की एक वाइट लिस्ट तैयार करेगा और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इस संदर्भ में यह सुनिश्चित करेगा कि केवल ये वाइट लिस्ट ऐप ही ऐप स्टोर पर होस्ट किए जाएं। यह निर्णय 15 सितंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में अवैध लोन ऐप्स की से संबंधित मुद्दों पर एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया था। अगला, नवंबर 2022 में यूएनएफसीसीसी के COP27 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो इसमें से जो देश यूएनएफसीसी की मेजबानी कर रहा है COP27 की, वह मिस्र कर रहा है। व्याख्या क्या है? हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 19 सितंबर 2022 को काहिरा में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से मुलाकात की। भारतीय रक्षा मंत्री ने उन्हें नवंबर 2022 में COP27 की सफल मेजबानी के लिए अग्रिम शुभकामनाएं दी। दोनों नेताओं ने सैन्य सहयोग को और मजबूत करने और संयुक्त प्रशिक्षण, रक्षा से उत्पादन और उपकरणों के रखरखाव पर ध्यान केंद्रित करने पर सहमति व्यक्त की। दोनों देशों ने रक्षा उत्पादन की आवश्यकता पर बल दिया और इस संबंध में विशिष्ट प्रस्तावों पर चर्चा की। भारतीय रक्षा मंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ मिस्र द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। राष्ट्रपति सीसी ने इस बात पर जोर दिया कि आतंकवाद के खतरे का मुकाबला करने के लिए भारत और मिस्र को विशेषज्ञता और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान करने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो इसकी बैठक का आयोजन किया गया कहाँ पे? ग्लोबल फोरम एनर्जी की बैठक, क्लीन एनर्जी की बैठक की गई भारत और किसके बीच में की गई है? अमेरिका के बीच में। किसके? यह बैठक कहाँ की गई आयोजित? अमेरिका में। व्याख्या क्या है इसकी? केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में कहा है कि ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम की बैठक भारत को विश्व के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेगी। यह बैठक अमेरिका में आयोजित की जा रही है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह इसमें भाग लेने के लिए एक उच्च स्तरीय संयुक्त मंत्री स्तर के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख के रूप में अमेरिका की 5 दिवसीय यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। यह मंच विभिन्न देशों के कम से कम 30 मंत्रियों, सैकड़ों सीईओ और व्यापार दिग्गजों, वैज्ञानिकों एवं शिक्षाविदों सहित सभी हितधारकों को एक साथ लाएगा। अगला प्रश्न है, समान वेतन अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन किसकी पहल है? समान वेतन अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन ईपीआईसी किसकी पहल होगी? ईपीआईसी पहल है ये किसकी?
ये पहल है ILO की। किसकी है? ILO। ILO मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की। किसकी पहल है? ये पहल है ILO की। EPIC सभी देशों और क्षेत्रों में लैंगिक वेतन अंतर को कम करने और समान मूल्य के काम के लिए समान वेतन को एक वास्तविकता बनाने के लिए ILO, UN महिला और OECD के नेतृत्व में एक पहल है। एपिक सतत विकास लक्ष्यों SDG लक्ष्य 8.5 की उपलब्धि में योगदान देता है, जो समान मूल्य के काम के लिए महिलाओं और पुरुषों के बीच समान वेतन पर ध्यान केंद्रित करता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अपने किस पड़ोसी देश का भारत सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बन गया है? तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर द्विपक्षीय ऋणदाता के मामले में देखा जाए तो ये किया है किसके साथ? श्रीलंका के साथ में। भारत श्रीलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बन गया है। भारत ने 2022 के 4 महीनों में श्रीलंका को लगभग 93.80 करोड़ अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है। साल 2017 से 21 के दौरान पिछले 5 वर्षों से चीन श्रीलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता था। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने बताया कि भारत ने श्रीलंका को करीब 4 अरब डॉलर खाद्य और वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान किए हैं। श्रीलंका इन दिनों गंभीर आर्थिक एवं राजनीतिक संकट से गुजर रहा है। बड़ी संख्या में लोगों को भोजन और ईंधन की कमी का सामना करना पड़ रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश बन गया है? इसमें से जो पहला स्वच्छ और सुजल प्रदेश बना है वह कौन सा प्रदेश है? अंडमान निकोबार। कौन सा है? अंडमान निकोबार है। व्याख्या क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश बन गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सभी गांवों को हर घर जल सुविधा और खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जल जीवन मिशन की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य 2024 तक सभी घरों को पाइप के जरिए पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी जल जीवन मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है हर घर नल से जल कार्यक्रम। अंडमान निकोबार द्वीप समूह खुले में शौच से मुक्त यानी ओपन डिफेकेशन फ्री भी घोषित किया गया है। दरअसल देश को ओपन डिफेकेशन फ्री बनाना स्वच्छ भारत मिशन का एक हिस्सा है। घर, समाज और देश में स्वच्छता एवं साफ सफाई को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी। यह मिशन 2 भागों में चलाया जा रहा है। पहला है जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन और ग्रामीण, और दूसरा है आवासन एवं शहरी मंत्रालय के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन शहरी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस प्रदेश की विधानसभा ने पहली बार अपने सत्र का एक दिन महिलाओं के लिए आरक्षित किया है? तो ऐसा करने वाली जो विधानसभा है वह है उत्तर प्रदेश विधानसभा, और इसमें महिलाओं के लिए एक दिन का पूरा अपनी बात रखने का रिजर्व किया गया है महिलाओं के लिए एक सेशन। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र 19 सितंबर से शुरू हुआ। इस सत्र के दौरान पहली बार विधानसभा में महिला सदस्यों के लिए 22 सितंबर का दिन आरक्षित किया गया है। देश की किसी विधानसभा में ऐसा पहली बार हो रहा है। उस दिन विधानसभा की 47 और विधान परिषद की 6 महिला सदस्य ही अपना विषय रखेंगी। इस मौके पर सीएम योगी ने संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना से अनुरोध करते हुए कहा कि इस दिन को विशेष बनाने के लिए महिला सदस्य को दोनों सदनों में पीठासीन अधिकारी बनाएं। अगला प्रश्न है, संघाई सहयोग संगठन SCO द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर को अपनी पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? तो ये इसमें से संघाई सहयोग संगठन द्वारा जिसे उत्तर प्रदेश की अपनी पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है वो है वाराणसी। व्याख्या क्या है? वाराणसी शहर को संघाई सहयोग संगठन SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। 8 सदस्यीय संगठन द्वारा एक नई रोटेशन पॉलिसी के तहत वाराणसी 2022-23 के लिए SCO की राजधानी बन गया है। बता दें कि SCO एक स्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।
यह एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है जिसका लक्ष्य इस क्षेत्र में शांति, सुरक्षा एवं स्थिरता बनाए रखना है। इसका गठन वर्ष 2001 में किया गया था। वर्ष 2001 में एससीओ के गठन से पहले कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान संघाई 5 के सदस्य थे। साल 2001 में संगठन में उज्बेकिस्तान के शामिल होने के बाद संघाई 5 का नाम बदलकर एससीओ कर दिया गया। वर्ष 2017 में भारत और पाकिस्तान इसके सदस्य बने। वर्तमान में इसके सदस्य देशों में कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान शामिल हैं। एससीओ सचिवालय बीजिंग में स्थित है। अगला प्रश्न है, जिमेक्स 2022 निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच में समुद्री नौसैनिक युद्धाभ्यास हुआ? तो ये भारत और जापान के बीच में हुआ था। 11 सितंबर 2022 को भारत जापान की सेनाओं का छठा समुद्री युद्धाभ्यास जिमेक्स 2022 बंगाल की खाड़ी में शुरू हुआ। भारतीय नौसेना ने इस संयुक्त युद्धाभ्यास का आयोजन किया है। भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों द्वारा किया जा रहा है। इनमें सह्याद्री बहुउद्देशीय स्टील्थ फ्रिगेट और पनडुब्बी रोधी युद्धपोत कदमत तथा कावारत्ती शामिल हैं। इस संयुक्त अभ्यास के 2 चरण होंगे, एक समुद्र में होगा और दूसरा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश पर होगा। यह संयुक्त अभ्यास दोनों देशों के समुद्री बलों के बीच परस्पर समन्वय को मजबूत करने तथा अनुभवों को साझा करने का प्रयास है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। तो ये पहली भारतीय जो महिला बनी हैं 2 मेडल जीतने वाली विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में, वो हैं विनेश फोगाट। विनेश फोगाट विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। विनेश ने सर्बिया के बेलग्राड में 53 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीतने के बाद यह उपलब्धि हासिल की। उन्होंने स्वीडन की इम्मा मामगोन को पराजित किया। अगला प्रश्न है, 12 से 25 सितंबर तक बहुराष्ट्रीय समुद्री युद्धाभ्यास काकाडू 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा किया गया? तो काकाडू 2019 का 2022 युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन किया गया था डार्विन, ऑस्ट्रेलिया में। द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, तो उत्तर क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। और इसका जो आयोजन हुआ वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ, ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में हुआ। इसकी शुरुआत 1993 में हुई थी। इसका आयोजन रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना द्वारा किया जाता है। इसमें भारतीय नौसेना का गश्ती विमान P-8I शामिल हुआ था और INS सतपुड़ा भी गया था हिस्सा लेने। इस अभ्यास की थीम है सोसाइटी, साझेदारी, नेतृत्व और मित्रता, यानी कि पार्टनरशिप, लीडरशिप एंड फ्रेंडशिप। अगला प्रश्न है, मोढेरा जिसे भारत का 24x7 घंटे सौर ऊर्जा यानी कि भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है, किस राज्य में स्थित है? तो ये तो बहुत आसान है। मोढेरा कहाँ है? मोढेरा है ये तमिलनाडु, गुजरात के मेहसाणा जिले में मोढेरा गांव में भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव है घोषित किया गया। मोढेरा प्राचीन सूर्य मंदिर के लिए भी जाना जाता है। गुजरात सरकार के अनुसार इस गांव के घरों में 1000 से अधिक और सौर पैनल लगाए गए हैं, जिससे ग्रामीणों के लिए बिजली पैदा हो रही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कार कंपनी ने भारत में पहली बार फ्लेक्स फ्यूल कार को लॉन्च किया है? तो फ्लेक्स फ्यूल कार जिसने लॉन्च की वो कंपनी कौन सी है? भारत की है और ये कंपनी है टोयोटा। टोयोटा ने ऐसा किया है। किसने? टोयोटा ने। चलिए पढ़ते हैं आज की व्याख्या इस प्रश्न की। क्या व्याख्या है? केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल कार को लॉन्च किया है। उन्होंने टोयोटा कोरोला अल्टिस हाइब्रिड कार को इस रूप में लॉन्च किया है। टोयोटा कोरोला अल्टिस हाइब्रिड कार भारत की पहली एथेनॉल बेस्ड फ्लेक्स ईंधन हाइब्रिड कार है। यह अपनी तरह की पहली फ्लेक्स फ्यूल हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल्स तकनीक पर आधारित पायलट परियोजना है। इथेनॉल पेट्रोल का एक स्वच्छ विकल्प है जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इस तरह की पहल
से आगे आने वाले समय में पेट्रोल पर निर्यात कम होगी। साथ ही यह इको फ्रेंडली पहल है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला क्रिकेटर विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ की विजेता बनी। पहली महिला है विमेंस क्रिकेट प्लेयर हैं और आईसीसी की विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ की विजेता बनी है। ये हैं हरमनप्रीत कौर। कौन है? हरमनप्रीत कौर हैं। अगला प्रश्न है, व्याख्या देखिए अच्छा इसकी। हाल ही में आईसीसी ने सितंबर महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की घोषणा की। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को महिलाओं में यह सम्मान दिया गया है। वह आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं। पुरुषों में पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान को सितंबर महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के किस शहर में श्री महाकाल लोक का उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है उज्जैन में। कहाँ किया गया है? उज्जैन में। व्याख्या क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में मैं आज भी महाकालेश्वर मंदिर में श्री महाकाल लोक का उद्घाटन किया है मैंने। व्याख्या क्या है? श्री महाकाल लोक को 12 ज्योतिर्लिंग में से एक उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में बनाया गया है। यह एक ऐसा स्थान होगा जहां पर भगवान शिव से जुड़ी सभी पौराणिक कथाएं प्रदर्शित की जाएंगी, जिसे मंदिर में आने वाले भक्त देख सकेंगे। इस अवसर पर कैलाश खेर द्वारा लिखित और गाया गया महाभारत गान भी लॉन्च किया गया। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन जैसे ही डालें आपको तत्काल उसकी नोटिफिकेशन मिल सके।